Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are all doing good. Today our topic is failure of theories. Of theories स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्री रिक्विजिट के तौर पे चीज़ें रिवाइज करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी इसकी अटैचमेंट पता चल जाए कि वाई थ्योरीज ऑफ फेलियर आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम फेलियर की बात करते हैं कि फेलियर होता क्या है, और फिर हम इनको समराइज़ करते हुए और अभी तक हमने फेलियर के बारे में कितना पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थ्योरीज ऑफ फेलियर को अंडरस्टैंड करते हैं उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स 1 और 2 कोर्स वो ऑलरेडी आलमोस्ट कवर कर लिया हुआ है और फिर वो थ्योरीज ऑफ फेलियर पर आ रहे हैं किसी मशीन की डिज़ाइनिंग के लिए। तो उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स 2 या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की कोर्स बेसिक्स जो डिज़ाइन की स्टेजेस हैं चीज़ों को सेव करने के लिए स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो गो थ्रू की हुई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फेलियर होता क्या है आम तौर पे किसी भी डिफॉर्मेबल बॉडी का। तो आम तौर पे यही कंसीडर किया जाता है कि जब वो कोई चीज़ टूट जाती है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है हमारे पास, तो अगर ये चीज़ रप्चर पॉइंट के ऊपर आ जाती है यहाँ पर, तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये चीज़ फेल हो गई है। और ऑब्वियसली रप्चर पॉइंट पर जाने के लिए ये अपनी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से पास करेगी, यहाँ तक पहुँचेगी, तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद ये फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली दिस इज़ फेलियर। इवन दिस इज़ नॉट ओनली स्मॉल फेलियर, दिस इज़ अ मेजर फेलियर। ये कोलैप हो गया सिस्टम, कुछ आपका मेन लोडिंग मेंबर वो टूट गया है, तो फिर ही ऑब्वियसली ये अल्टीमेट तक जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है जो कि देखने को भी लग रहा है। लेकिन इसके बाद क्या इससे पहले अगर कोई चीज़ यील्ड स्ट्रेंथ तक आ जाए या यील्ड स्ट्रेंथ से थोड़ा सा, लेट्स सपोज वो अल्टीमेट को क्रॉस नहीं करती, वो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट के दरमियान में कहीं पे रहती है, मतलब रप्चर नहीं होती, अगर चीज़ रप्चर ना हो तो क्या वो भी फेल कहलाएगा या नहीं? इफ़ एज ए डिज़ाइन इंजीनियर वी डिज़ाइंड अ कंपोनेंट लोडिंग मेंबर, और वो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या मशीन के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं उनके लगने के बाद वो मशीन का कंपोनेंट इस रीजन में आ जाता है, जिस रीजन को आप प्लास्टिक रीजन बोलते हैं या परमानेंटली डिफॉर्म्ड रीजन बोलते हैं। तो तो क्या वो कंपोनेंट अब यूज़ के काबिल रहेगा जो परमानेंटली टेढ़ा हो चुका है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इट्स अ बिग नो। हम ऐसी चीज़ डिज़ाइन ही नहीं करना चाहते जिसके ऊपर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस इट विल गो अंडर परमानेंट डिफॉर्मेशन। हमारा परमानेंट टेढ़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो हमारे किसी काम का नहीं, वी हैव टू रिप्लेस इट ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी डिज़ाइन अ ब्रिज एंड आफ्टर पासिंग ऑफ सम लोडेड ट्रक्स फ्रॉम दैट ब्रिज एंड वी एक्सपेक्ट कि ये प्लास्टिक रीजन में थोड़ा बहुत बेंड हो गया लेकिन टूटा नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज़ आल्सो अ फेलियर। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा नहीं है कि वो ब्रिज कर्व की शक्ल में आ जाए, तो लोहे का ब्रिज, आयरन का ब्रिज जो होगा वो कर्व की शक्ल में आ जाए, तो इट इज़ आल्सो अ बिग फेलियर। तो ये भी हमारे लिए फेलियर होता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ को जो भी चीज़ क्रॉस करती है ये हमारे लिए ऑब्वियसली फेलियर है। ठीक है, तो हमारे लिए फ्रैक्चर पॉइंट तक कोई चीज़ जाए ये भी चीज़ फेलियर है, यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाए ये भी हमारे लिए फेलियर है। और इवन हमने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में बात की थी कि जो हमारे डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनके लिए जो हम परमिसिबल अलाउबल स्ट्रेस सिग्मा परमिसिबल या सिग्मा अलाउबल स्ट्रेस भी कहते हैं, या इसको सिग्मा डिज़ाइन स्ट्रेस भी अक्सर कह देते हैं, विच जो कि हम डिसाइड करते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ से कितना
हम फर्दर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना और कम रहा करें। ये नहीं है कि हम यील्ड स्ट्रेंथ तक अगर आ गए हैं तो कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो वो ऑब्वियसली प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिज़ाइन अ ब्रिज जिसके ऊपर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस जितने भी मैक्सिमम ट्रक्स आने हैं लोडेड ट्रक, तो वो उसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप हों वो सिग्मा वाई तक अगर स्ट्रेसेस डेवलप होने तक अगर हमने परमिट किया हुआ है कि उसमें इतनी स्ट्रेसेस हो जाएं, तो उसके बाद क्या उन ट्रक्स के ऊपर एक चिड़िया भी बैठेगी तो वो थोड़ा सा आगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाए? क्या हम इस लेवल पे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि कोई रेन हो जाती है या कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी एक्स्ट्रा लोडिंग थोड़ी बहुत आ जाती है, कोई एहतजाज होते हैं, लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना था। तो हम ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 के स्टार्ट में ही हम ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक चीज़ पढ़ी हुई है कि हम यील्ड स्ट्रेंथ से कितने टाइम्स दूर रहना चाहते हैं। 1.5 टाइम्स रहना चाहते हैं, 2 टाइम्स दूर रहना चाहते हैं। आमतौर पे 1.5 to 2 टाइम्स हम दूर रहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा अलाउबल है। तो यहाँ हम इस अलाउबल पॉइंट को जहन में रखते हुए तो हम जो है ना अपने कंपोनेंट्स के अंदर आने वाली स्ट्रेसेस को इसके साथ कंपेयर करते होते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर फोर्स कोई लग रही है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स है, यूनिएक्सियल लोडिंग, तो उसमें आने वाली ये स्ट्रेस को अगर हमने कैप्चर करते थे तो वो इस स्ट्रेस को ऐसे हम निकाले तो इस स्ट्रेस, ये जो अंदर जनरेटेड स्ट्रेस होती थी, इसको हम अलाउबल या परमिसिबल के साथ कंपेयर कर लेते थे। तो कंपैरिजन हमेशा हमारा ओवरऑल देखने को जो होता था वो यील्ड स्ट्रेंथ होता था कि यील्ड स्ट्रेंथ तक रहना है या यील्ड स्ट्रेंथ से कितने टाइम्स दूर, यानी कि अलाउबल वैल्यू तक रहना है। तो कंपैरिजन फैक्टर हमेशा हमारा यील्ड स्ट्रेंथ रहा है, लेकिन हम कंपेयर किसको करते थे? अंदर जनरेट होने वाली स्ट्रेस को। तो ये सिंपल स्ट्रेस जो कि यूनिएक्सियल स्ट्रेस, इसको हम यील्ड स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करके चेक कर लेते थे और हम अपनी चीज़ डिज़ाइन कर लेते थे कि आया कि ये फेल होगी नहीं। फिर हम फर्दर थोड़ा सा हमने मेच्योर किया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हम आगे गए जब, तो हमने फर्दर देखा कि पॉइजन रेशो के इफ़ेक्ट की वजह से कि अगर हम प्राइमरी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाते हैं तो प्राइमरी डायरेक्शन में स्ट्रेस तो जनरेट होती ही होती है, इसके अलावा सेकेंडरी डायरेक्शन में भी स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। और फर्दर हमने बात की कि जब मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, यूनिएक्सियल में, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डिफॉर्मेशन होने की वजह से एलिमेंट्स रोटेट करते हैं, और एलिमेंट्स जब रोटेट करते हैं तो उसमें स्ट्रेस जो होती है, उसमें जो स्ट्रेस होती है सॉरी फॉर द पॉज। जब हम यूनिएक्सियल फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई भी डक्टाइल मटेरियल वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, ऐसा ऐसा डिफॉर्म होता है। तो इसमें जो स्ट्रेस होती है वो उसके कंपोनेंट्स नॉर्मल और शेयर में भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरे कंपोनेंट्स, दूसरी साइड्स में जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो पॉइजन रेशो की वजह से और फर्दर रोटेशन की वजह से शेयर कंपोनेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने मतलब डिफरेंट साइड्स पर शेयर एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स आने की वजह से हम लोगों ने इसको फर्दर मैच्योर किया और हमने देखा कि हम इसकी मोहर सर्कल अगर बनाते हैं, ठीक है, इसका जब मोहर सर्कल, फॉर एग्जांपल इसका मोहर सर्कल इस तरह का अगर बनता है, तो हमने मोहर सर्कल बनाया और फिर हमने चेक किया कि अगर फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेस का कंपोनेंट फोर्स पर जो जिसको हम पहले एनालिसिस कर रहे थे इसको, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल अगर 50 मेगापास्कल हमें वैल्यू दे रहा था और हम अलाउबल 70 मेगापास्कल, फॉर एग्जांपल ये 70 मेगापास्कल थी, तो हमारे ख्याल में ये सेफ थी। तो
तो हमने जब मोहर सर्कल पे चेक किया तो आफ्टर रोटेशन एक कंपोनेंट लेट्स सपोज वो 80 मेगापास्कल पे चला गया और दूसरा कंपोनेंट 20 मेगापास्कल पे आ गया, तो 80 एंड 20 ये अपनी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस शो कर दी, जिस पे इसकी शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू ऑब्वियसली ज़ीरो होगी। यहाँ पे शो जस्ट समझाने के लिए वो मैंने की थी। तो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू ऑब्वियसली प्रिंसिपल वैल्यूज़ पर वो ज़ीरो होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पर है तो इसमें मैक्सिमम कंपोनेंट जो आ सकता है वो 80 मेगापास्कल आ सकता है। तो हमने अपने डिज़ाइन को मैच्योर किया और हमने कहा कि मैक्सिमम स्ट्रेस पॉसिबल जो इसमें है प्रिंसिपल स्ट्रेस वो क्योंकि 80 मेगापास्कल है और वो वैल्यू अलाउबल वैल्यू 70 मेगापास्कल से ज़्यादा है, इस वजह से हमारा ये डिज़ाइन सेफ़ नहीं है। वी हैव टू recalculate the dimensions according to available stresses, maximum stresses जो इसमें अंदर जनरेट हो सकती हैं। तो इसी चीज़ को हम फर्दर जब लेके चले, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किसी स्टेज पर जो आ सकती थी, ठीक है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल स्ट्रेस के वक्त शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होती है, लेकिन आफ्टर सम रोटेशन एंगल इसके 45 डिग्री के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी अराइज होगी। तो वो शेयर स्ट्रेस भी हम अगर चेक करते हैं वो भी सेफ़ है। अगर फॉर एग्जांपल और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू भी अलाउबल वैल्यू से अगर कम आती है तो वी कंप्यूटेड और कंक्लूडेड लाइक इट इज़ अ सेफ स्ट्रक्चर, सेफ लोडिंग। तो हम ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन फर्दर हमने देखा कि ये 2 डायमेंशन में है। हमने अपने डिज़ाइन को फर्दर मैच्योर किया और हम इस कंक्लूजन आगे फर्दर देखा, क्योंकि कोई भी बॉडी बेसिकली 2 डायमेंशन बॉडी तो होती नहीं है, तो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। आमतौर पे थर्ड कंपोनेंट थोड़ा सा अक्सर कभी कभी कम वैल्यू होती है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ज़्यादातर प्लेन स्ट्रेस केसेस में, ठीक है। तो प्लेन स्ट्रेस केसेस में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं थर्ड डायमेंशन को, और हम जस्ट हम जो है ना ये 2 डायमेंशन बना के तो चीज़ को फाइनल कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं कि ये फेलियर तो नहीं हो रहा कहीं पे। लेकिन आमतौर पे थर्ड डायमेंशन भी अगर हो तो हमें तीनों साइड्स के व्यूज़ चेक करने पड़ते हैं। क्यूबिकल एलिमेंट जो हमारा है, ठीक है, उसकी तीनों डायमेंशंस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जी, ये तीनों डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं, और तीनों फेसेस एक्स की डायरेक्शन के, ठीक है, वाई की एक्स प्लेन के मतलब एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इसी तरह वाई जी प्लेन और जी एक्स प्लेन को जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट जो डायग्राम बनती है वो हम 3D मोहर सर्कल उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो 3D मोहर सर्कल कुछ इस तरह कि अगर हमारे पास वो बनती है, ओके, तो अगर वो 3 डायमेंशन हमारी कुछ इस तरह की अगर बन रही है तो हम उसको कहते हैं कि क्योंकि हमारा ये मैक्सिमम वेरिएबल स्ट्रेस जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस वो स्टिल 80 मेगापास्कल आ रही है, जो कि 2 डायमेंशन में भी आ रही थी। तो हम कह रहे थे कि हाँ ये तो शायद सेफ़ है, लेकिन जब हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को देखते हैं तो वो शेयर स्ट्रेस जो होती है अवेलेबल वो अक्सर हमारी अलाउबल शेयर स्ट्रेस से वो ज़्यादा चली जाती है। तो हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो है ना स्ट्रक्चर फेलियर की तरफ जा रहा है शेयर स्ट्रेस के पर्सपेक्टिव। तो बात थोड़ा सा हम कंक्लूड इस तरह करते हैं कि जब 3 डायमेंशन स्ट्रेसेस या ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस अराइज होती हैं सिस्टम के अंदर, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को हम अपना जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करें। और स्टैंडर्ड मतलब कंपैरिजन स्टैंडर्ड सिग्मा वाई वैल्यूज़, ठीक है, सिग्मा वाई, जिसके बाद प्लास्टिक रीजन में बॉडी ने चले जाना होता है। तो जिसके साथ कंपेयर करना है वो कंपैरिजन वाली चीज़ तो यही रहेगी। स्टार्ट में हम नॉर्मल सिग्मा को जस्ट कंपेयर करते रहे हैं, उसके बाद हम अपनी रोटेटेड एलिमेंट्स 2 डायमेंशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस को इसके सिग्मा वाई के साथ कंपेयर करते रहे हैं या अलाउबल के साथ करते रहे हैं। 3 डायमेंशन में हम
थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में से मैक्सिमम या मिनिमम के मैग्नीट्यूड को अलाउबल की वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करते रहे हैं या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को करते हैं, तो हमने ऐसा ऐसा अपना जो है डिज़ाइन उसको मेच्योर कर लिया। तो अब फर्दर इसमें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए साइंटिस्ट ने थ्योरीज ऑफ फेलियर्स कुछ प्रेजेंट की हैं, कुछ डक्टाइल मटेरियल के लिए और कुछ ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो आज हम उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है, बल्कि हम ब्रिटल मटेरियल को ये स्टार्ट करते हैं। तो हम थ्योरीज ऑफ फेलियर स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल जैसा कि ये मेरे पास एक हेल्पिंग वीडियो है जिसको हम थोड़ा सा खुद अपने अल्फाज में जो ना एक्सप्लेनेशन वो करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस एनिमेशन में ये देखें, एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कुछ लोड हैंग किया जा रहा है, ठीक है, लोड हैंग किया जा रहा है। तो ये थोड़ा फेल हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है, फेल मतलब डिफॉर्म, ये देखें परमानेंट डिफॉर्म हालत में आ गया। तो ये परमानेंट डिफॉर्म हालत में आ गया, तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये फेल है। तो हम फेलियर कब प्रिडिक्ट करते हैं? तो ऑब्वियसली हम जो डक्टाइल मटेरियल का फेलियर होता है, जैसा कि अभी हमने स्ट्रेस डायग्राम में बात की कि वो उस पर होता है यील्ड स्ट्रेंथ पर, और जो ब्रिटल मटेरियल का फेलियर होता है वो बेसिकली इस पे फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर होता है, क्योंकि जैसे ही प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है ब्रिटल मटेरियल्स का, तो उसी वक्त उसका वो फ्रैक्चर हो जाता है। डक्टाइल मटेरियल का काफ़ी देर बाद होता है, वो उसने एलोंगेट होना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह हम ब्रिटल और डक्टाइल में थोड़ा सा वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यूनिएक्सियल स्ट्रेस का जैसे हमने बात की, ये इसका फेलियर प्रिडिक्ट करना काफ़ी आसान है, हम करते भी रही हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के फर्स्ट पार्ट में, उसमें हम वो करते रहे हैं, ठीक है। इसी लेकिन ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस जो होती हैं, ये हमने बात करें, ये काफ़ी ज़रा इसका जो फेलियर प्रिडिक्ट करना ना काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। इसके लिए जो थीरीज़ समराइज़ हुई हैं, कुछ ब्रिटल के लिए हुई हैं, कुछ उसके लिए डक्टाइल मटेरियल्स के लिए हुई हैं। जो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए कुछ थीरीज़ हुई हैं, उनमें सबसे पहले जो सबसे कॉमन मानी जाती है या तो वो ट्रेस्का थ्योरी कहलाती है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं। इसी के बाद वॉन माइसिस थ्योरी होती है, वॉन माइसिस थ्योरी थ्योरी जिसको हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं। इसके अलावा ये गर्सन थ्योरी है, हिल है, और भी फर्दर काफ़ी हैं। तो ये डक्टाइल मटेरियल्स की थ्योरी जानी जाती हैं। इसके अलावा जो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए हैं वो रैंकिन थ्योरी, मॉडिफाइड मोहर और कॉलम मोहर, इस तरह की डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज़ होती हैं। हम इनमें से सबसे पहले जो सबसे बेसिक इसकी थ्योरी है सॉरी जो सबसे बेसिक थ्योरी है डक्टाइल मटेरियल की थ्योरीज, हम यानी कि डक्टाइल क्राइटेरियंस, उनको स्टार्ट करते हैं। इनको डक्टाइल क्राइटेरियाज भी कहा जाता है डक्टाइल की थ्योरीज को। तो डक्टाइल क्राइटेरियंस में जो सबसे इजी चीज़ है, जिसको हम खुद गैस भी करते रहे हैं, वो यही है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, कि जब भी किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाएगी या अल्टीमेट वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी, अल्टीमेट वैल्यू को क्रॉस मतलब हम ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे हैं, और यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाएगी मतलब हम डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो ये जो किसी भी मटेरियल के अंदर आने वाली तीन स्ट्रेसेस, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, जिसमें सिग्मा 1 मैक्सिमम होती है, सिग्मा 3 मिनिमम, और दरमियान में कहीं पर सिग्मा 2 की वैल्यू होती है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए या अल्टीमेट से ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि वो फेल हो गया है। तो ये इस थ्योरी को बेसिकली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहा जाता है। और जितनी भी थ्योरीज हैं बाकी भी, वो भी प्रिंसिपल स्ट्रेस का कंपैरिजन यील्ड, ये जो हमारा यील्ड पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट, इसी के साथ स्टैंडर्ड हमेशा यही रहेंगे कंपैरिजन के। और किसको कंपेयर करना है, वो चीज़ें हमारी ऐसा ऐसा मैच्योर होती रही हैं। नॉर्मल स्ट्रेस से 2 डायमेंशन की मोहर सर्कल से होते हुए हम 3 डायमेंशन मोहर सर्कल, 3D मोहर सर्कल में आए, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हमने इनके साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया।
इसी तरह ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है जिसका अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस को किसी तरीके से, जो हमने यहाँ पे बात की, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम अपनी जो ये वैल्यू है यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, या अलाउबल वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो वो आया कि वो कम मतलब से उससे ज़्यादा है या कम है, तो इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी या रैंकिन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी जो कि ऑब्वियस है, हम करते रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। वो इसकी कुछ रीज़न्स हैं, उसकी रीज़न्स के लिए हम अभी बात करते हैं कि फेलियर के डक्टाइल मटेरियल के फेलियर में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं ना, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, 3 डायमेंशन स्ट्रेसेस जो हमारी जनरेट हो रही हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, जो हमारी ये स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, ये वाली मैक्सिमम, मिनिमम एंड सिग्मा 3, ठीक है। ये स्ट्रेसेस बेसिकली 2 तरह के स्ट्रेस कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती हैं। पहली हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस जो कि किसी किस्म की डिस्टॉर्शन में कोऑपरेट नहीं करती, क्यों कोऑपरेट नहीं करती वो भी बात करते हैं। और दूसरे ऐसे कंपोनेंट्स रिमेनिंग जो रह जाते हैं, वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिस्टॉर्शन को जो है ना वो उनकी रीज़न बनते हैं, उनकी कॉज में रीज़न बनते हैं। तो जो पहली स्ट्रेसेस जो कि किसी जस्ट वॉल्यूम चेंज में मदद देती है, उनको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस का नाम देते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस जैसे कि हमें पता है कि कोई भी बॉडी पानी के अंदर सबमर्ज कर दी जाए तो जो स्ट्रेसेस उसमें जनरेट होती हैं सारी हर साइड के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होता है या स्ट्रेसेस इक्वल अमाउंट की होती हैं, तो उनको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। और उसकी वजह उसकी जो रिज़ल्ट होता है वो चेंज इन वॉल्यूम जस्ट होता है, शेप चेंज नहीं होता या शेप को तोड़ना नहीं होता, जस्ट चेंज इन वॉल्यूम होता है। और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस क्योंकि तीनों वैल्यूज़ उसकी सेम होती हैं, इसी वजह से वो उसको हम जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, उनका एवरेज ले लिया जाए तो हमारी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस इजीली कंप्यूट हो जाती हैं। जबकि जो हमारी सेकंड कंपोनेंट है डिस्टॉर्शन एनर्जी का, ठीक है, ये यील्डिंग का सबब बनती हैं, ठीक है। यही बेसिकली बॉडी में के ब्रेकेज का मैक्सिमम सबब बनती हैं। और जितनी भी बॉडी का फेलियर होता है ज़्यादातर इन्हीं की कंट्रीब्यूशन होती है, जिनको डेविटोरिक स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है, जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि डेविटोरिक स्ट्रेसेस जो हैं वो कैसे रीजंस बनती हैं और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस क्यों रीजंस नहीं बनते। फॉर एग्जांपल हमने 3D मोहर सर्कल अपने किसी भी लोडेड कंपोनेंट का जो इस एनिमेशन के स्टार्ट में आपको दिखाया गया है, तो वो आपके साथ शेयर किया, उसकी ये 3D मोहर सर्कल जनरेट किया गया, मैक्सिमम, मिनिमम एंड दरमियान में जो थर्ड हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसको जनरेट किया गया। और अगर हम इन तीनों स्ट्रेसेस का एवरेज लें, अगर तीनों स्ट्रेसेस का अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो हमारा एवरेज यहाँ पर एक थोड़ा सा साइड पे लाई कर जाएगा, ठीक है। ये एक इस जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस के 3 कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, सिग्मा एक्स की डायरेक्शन में भी हमारे पास सिग्मा एवरेज की वैल्यू है, और इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट है ना उसकी, ठीक है, क्योंकि सिग्मा एवरेज और थर्ड डायरेक्शन में भी सिग्मा एवरेज। अब इस हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस 3 डायमेंशनल जो क्यूबिकल एलिमेंट है इसकी हम मोहर सर्कल बनाने की कोशिश करें, तो क्योंकि तीनों कंपोनेंट सेम है एंड नो शियर स्ट्रेस, तो वी विल ड्रा ओनली अ पॉइंट ऑन मोहर सर्कल ग्राफ, ठीक है। तो मोहर सर्कल ग्राफ के ऊपर जस्ट एक पॉइंट ड्रा होगा तो हमारे पास फाइनल जो देखने को चीज़ मिलेगी वो जस्ट हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस की ये है। इसका मतलब है जो मोहर सर्कल मेनली बन रहा है, ठीक है, मोहर सर्कल्स जो 3 डायमेंशन स्ट्रेसेस हमारे बन रहे हैं वो उसमें वो सारे के सारे हमारे इस दूसरे कंपोनेंट डिविटोरिक स्ट्रेसेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का जस्ट एक पॉइंट है। डिविटोरिक स्ट्रेसेस जो डिस्टॉर्शन ऑफ शेप का बायस बनते हैं, ये इसी की वजह से हमारा मोहर सर्कल बेसिकली जनरेट हो रहा है, ठीक है।
अब अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि सिग्मा एवरेज की वैल्यू बढ़ गई तो क्या हमारा मोहर सर्कल के डायामीटर्स बड़े हो जाएंगे, मोहर सर्कल बाहर चला जाएगा, सिग्मा एवरेज और सिग्मा 3 आपस में दूर दूर हो जाएंगी। तो क्योंकि फेलियर ज़्यादातर मोहर सर्कल के साइजेस पे डिपेंड करता है, तो अगर सिग्मा एवरेज की वैल्यू बढ़ रही है तो वो इसका मतलब है सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 इन तीनों की वैल्यूज़ साइमल्टेनियसली बढ़ी हैं तो सिग्मा एवरेज की वैल्यूज़ बढ़ गई हैं। अगर तीनों की वैल्यूज़ बढ़ जाएं तो ये मोहर सर्कल राइट साइड पे टुवर्ड्स राइट साइड ये शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, ये मोहर सर्कल टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। अगर कम हो जाए सिग्मा एवरेज की वैल्यू, यानी कि सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यूज़ कम हो जाए तो मोहर सर्कल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। तो इस शिफ्ट तो सिग्मा एवरेज की वैल्यूज़ या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ ज़्यादा होने से या कम होने से मोहर सर्कल राइट और लेफ़्ट तो मूव कर सकता है लेकिन इसके डायमीटर्स पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। इसी वजह से हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस मेनली कंट्रीब्यूट नहीं करती इसके फेलियर में। वो तो जो चीज़ कंट्रीब्यूट करती है वो ये है कि अगर किसी तरीके से इन मोहर सर्कल्स के डायमीटर्स बढ़ जाएं, यानी कि मोहर सर्कल बड़ा हो जाए और इसकी जो शियर स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिले, जो कि हमारे अलाउबल जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है शियर की उसके साथ टच होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर ये ऑब्वियसली फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं डिविटोरिक स्ट्रेसेस की वजह से ये हमारे डायमीटर्स चेंज होते हैं और शियर स्ट्रेस में ये चीज़ फेल हो जाती है। जबकि सिग्मा एवरेज की वजह से मोहर सर्कल जस्ट राइट लेफ्ट तो मूव कर सकता है लेकिन डायमीटर्स इसके नहीं बढ़ सकते। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास टेंसाइल में सिग्मा यील्ड स्ट्रेंथ की लिमिट यहाँ पर है और कंप्रेसिव में सिग्मा यील्ड स्ट्रेंथ की लिमिट यहाँ पर है, तो इसके अंदर सिग्मा एवरेज जितनी मर्जी चेंज होती रहे ये चीज़ फेल नहीं होगी। तो हालांकि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ ज़्यादा और कम हो रही हैं लेकिन फिर भी ये फेलियर में नहीं जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि जस्ट डायमीटर्स जो हैं वो मेन कंट्रीब्यूट करेंगे इसके फेलियर में। अब हम डायमीटर्स बढ़ा के भी इसके कंपैरिजन देखते हैं जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है शीयरिंग में उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो उसका कंपैरिजन के लिए एक हमारे पास ट्रेस्का थ्योरी है। ट्रेस्का थ्योरी बेसिकली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी कहलाती है, जो कि हेनरी ट्रेस्का ने प्रेजेंट की थी। इसकी स्टेटमेंट में है कि यील्ड अकर्स का मतलब ये है कि फेलियर कब होगा, ये मतलब प्लास्टिक रीजन में कोई चीज़ कब जाएगी। यील्डिंग अकर्स प्लास्टिक रीजन में कोई चीज़ जाएगी यानी कि फेल तब होगी when the maximum shear stress is equal to shear stress at yielding in a uniaxial tensile test। किसी कंपोनेंट के ऊपर अगर हम uniaxial tensile test करते हैं तो उस टेंसाइल टेस्ट के दौरान, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बात की, उस टेंसाइल टेस्ट के दौरान जो यील्ड पॉइंट आता है, ठीक है, जो इसका टेंसाइल यील्ड पॉइंट आता है, इस वक्त जो शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है, जो मटेरियल की शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, अगर हमारे मटेरियल के अंदर जनरेट होने वाली मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू इस वक्त की शियर स्ट्रेस की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, हमारे मटेरियल के अंदर जो पैदा होने वाली स्ट्रेस की वैल्यू है 3 डायमेंशन में, ऑब्वियसली वो ये वाली है, टाउ मैक्सिमम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये टाउ मैक्सिमम की वैल्यू वो किसी भी तरह इस पॉइंट पे जो हमारी टाउ यील्ड पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो इस थ्योरी की स्टेटमेंट के मुताबिक यील्डिंग अकर हो जाएगी। यील्डिंग यानी कि स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा और चीज़ अनसेफ हो जाएगी। तो ये थ्योरी यही कहती है कि टाउ मैक्स जब यील्ड स्ट्रेंथ टेंसाइल में जो होता है उसकी वैल्यू के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारी चीज़ फेल हो जाएगी। ये सिंपल सी थ्योरी है। इसको फर्दर हम थोड़ा सा, मतलब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारी यील्ड पॉइंट के ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, कंप्रेसिव और टेंसाइल, ये दोनों वो बताए गए हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर टाउ मैक्सिमम की वैल्यू है, ये वैल्यू जैसे ही इस
यहाँ तक पहुँचेगी यील्ड स्ट्रेंथ की लिमिट के साथ, तो यील्डिंग अकर हो जाएगी। अभी क्योंकि ये इसके से कम है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू टाउ वाई की वैल्यू से थोड़ी सी कम है, तो ऑब्वियसली इट इज़ इन सेफ रीजन। तो ये देखें, तो ये सेफ रीजन में है, और अगर यहाँ पर सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, और लेकिन फिर भी मोहर सर्कल में किसी भी वजह से हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं, तो वो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, तो वो स्ट्रेसेस ज़्यादा होने की वजह से भी इसमें किसी किस्म का फेलियर नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस इसकी शीयरिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती, वो जस्ट हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रही होती हैं। तो इसी वजह से हमारा सिस्टम हमेशा सेफ रहेगा। तो जब तक शीयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा ना हो इस हमारी लिमिट तक, तब तक ये चीज़ फेल नहीं होगी। इसको फर्दर हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को, कि हम ये कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी जो है यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट के अंदर, वो यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट के अंदर वो हमारी उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं वो यील्ड स्ट्रेंथ को मीट कर गई हैं। अगर फॉर एग्जांपल यील्ड स्ट्रेंथ को मीट कर गई हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है, तो वो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि सिग्मा 1 की वैल्यू में, हम यूनिएक्सियल टेंसाइल की बात कर रहे हैं, यूनिएक्सियल में सिर्फ हमारे पास एक ही सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी, सिग्मा वाई और सिग्मा जी की वैल्यू ऑब्वियसली ज़ीरो होंगी, जिनको यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ है। तो यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट में अगर हमारी जो ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू, ये अगर सिग्मा वाई को अप्रोच कर लेती है, यानी कि वो हमारी इस पॉइंट तक आ जाती है, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेंथ पे चली गई है, और जो हमारी टाउ मैक्सिमम की वैल्यू है, जो टाउ मैक्सिमम की हमारी वैल्यू है, वो बेसिकली जो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं कि वो आई एम सॉरी, मैं स्लाइड चेंज कर रहा था। अच्छा खैर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी टाउ मैक्सिमम की वैल्यू है, ये क्योंकि हाफ ऑफ रेडियस के बराबर है, हाफ ऑफ डायमीटर के बराबर है, यानी कि रेडियस के बराबर है, तो डायमीटर हमारा सिग्मा 2 से लेकर सिग्मा 1 तक है, या सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा 3 तक है। तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारी जो है ना ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू, यानी कि तो टाउ मैक्सिमम को हमने सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। और फर्दर जो है हमारे पास एंड एट दिस स्टेज हमारी टाउ वाई की वैल्यू, जो हमारी टाउ यील्ड स्ट्रेंथ पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, क्योंकि हम इस वक्त हमने ये स्टार्ट किया था कि अगर हमारी जो यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट है, जिसको हमने फोर्स लगा के एक्सटेंड किया है, तो वो इस पॉइंट पर आ गई सिग्मा वाई के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टाउ वाई की जो हमारी वैल्यू है, ये वाली टाउ वाई की वैल्यू जो हमारी है, वो क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वो रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है, यानी कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये रेडियस है इस डायमीटर का। तो ये यहाँ से लेके ये जो हमारी सिग्मा वाई की वैल्यू है, ठीक है जी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वाई हमने लिखा, तो ये सिग्मा वाई डायमीटर के बराबर है, और सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास टाउ वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टाउ वाई रेडियस के बराबर है और सिग्मा वाई डायमीटर के बराबर है। तो हमारा टाउ वाई को हम लिख सकते हैं कि ये सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू है। तो इसको हमने सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, और इस इक्वेशन को फर्दर समराइज कर लिया। अब ये अगर हम थोड़ा सा गौर करें इसमें, तो हमारे पास जो ट्रेस्का थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हमने बात की थी कि
ट्रेस्का थ्योरी ये कहती है कि हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो हमारी मोहर सर्कल के अंदर आती है, यानी कि मटेरियल के अंदर आती है, वो अगर यील्ड पॉइंट के ऊपर जो शियर स्ट्रेस आ रही होती है मटेरियल की यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट में, उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो चीज़ फेल हो जाती है। उसको उसी स्टेटमेंट को हमने समराइज करते इस तरह लिख लिया, और ये चीज़ शो कर रही है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और जिस स्टेज पे हमने बात की ये डायमीटर था उसका, मोहर सर्कल का डायमीटर है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि वो मोहर सर्कल का डायमीटर, अगर मोहर सर्कल के डायमीटर की वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ से के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये हमारा फेलियर हो जाएगा। तो हमारी जो ट्रेस्का थ्योरी है थोड़ी सी दोबारा शियर स्ट्रेस से दोबारा यील्ड स्ट्रेंथ जो सिग्मा वैल्यूज़ है ना उसमें आ गई, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जो डाटा था वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का बड़ा इजीली हो जाता है, और यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ बड़ी इजीली हमारे पास होती हैं, जो कि हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के स्टार्ट से हम करते आ रहे हैं कि हमेशा हमारा कंपैरिजन स्टैंडर्ड जो है ना वो सिग्मा वाई के साथ रहा है। तो हमने हमेशा चीज़ों को सिग्मा वाई के साथ कंपेयर करना ही सीखा है। तो इसी वजह से हमने इसको मॉडिफाई करके इसी ट्रेस्का को वो कंपैरिजन के लिए सिग्मा वाई के साथ ही ले आए, और यहाँ पर क्योंकि हम पहले सिर्फ सिंपल स्ट्रेस को कंपेयर करते थे फिर शियर को कंपेयर करते थे, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की दो वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल है कि यहाँ से हम सिंपल ये इतना सिर्फ कह सकते हैं कि जब हमारे मोहर सर्कल का डायमीटर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट को क्रॉस कर ले या उस जितना हो जाए तो चीज़ फेल हो जाएगी। तो ऑब्वियसली क्योंकि शियर स्ट्रेसेस हमारी मोहर सर्कल के डायमीटर पर डिपेंड कर रही थी, इसी वजह से हमने ये यहाँ पर बजाय के नॉर्मल स्ट्रेस लिखें तो सर्कल का मोहर सर्कल का डायमीटर की लिखा है, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं शियर स्ट्रेस के साथ, और स्टैंडर्ड हमारा वो सिग्मा वाई जिसको हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है, तो होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रेस्का थ्योरी बेसिकली है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, लेकिन इसमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का मतलब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस बताना नहीं है, इसमें ये डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल है, जो कि डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल डिपेंड ही शियर स्ट्रेसेस पर करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली शियर स्ट्रेसेस की डिपेंडेंसी में ये मोहर सर्कल का डायमीटर है, जिसको हम चेक करेंगे यील्ड पॉइंट से वो ज़्यादा तो नहीं हो जाता। तो ट्रेस्का थ्योरी ये यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। आगे वॉन माइसिस जो कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहलाती है। ठीक है, ये रिचर्ड वॉन माइसिस साइंटिस्ट है जिसने प्रेजेंट की थी। इसके फर्दर और भी नाम है, कुछ इन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने फर्दर इसको थ्योरी को मैच्योर किया था, मैक्सवेल, हर्बर्ट, हैंकी और वॉन माइसिस। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ये चीज़ों को मैच्योर किया था, तो इनके नामों से भी बेसिकली ये थ्योरी जानी जाती है। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी या वॉन माइसिस थ्योरी या मैक्सवेल थ्योरी, हर्बर्ट थ्योरी या हैंकी थ्योरी, ये नामों से जानी जाती है। इसकी स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि यील्डिंग कब स्टार्ट होती है, यानी कि चीज़ फेल तब होती है जब मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी इज़ इक्वल टू डिस्टॉर्शन एनर्जी एट यील्डिंग, के मटेरियल के अंदर कोई भी जो डिस्टॉर्शन एनर्जी है, डिस्टॉर्शन एनर्जी को बेसिकली हम थोड़ा सा अगर मैं आपको रिलेट करना बताऊं, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी को रिलेट कर, एनर्जी बेसिकली डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या होती है, मतलब जब भी किसी भी मटेरियल के अंदर, फॉर एग्जांपल हम यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट में मटेरियल को हम यील्ड स्ट्रेंथ तक लेके जाते हैं, तो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होती है ये इसकी डिस्टॉर्शन एनर्जी होती है, जो इसमें सेव भी रहती है। ठीक है, जो मटेरियल अंदर रिस्पॉन्ड करता है, तो ये एनर्जी की वैल्यू, ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू जब हम अगर यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं या टेंसाइल कर रहे हैं किसी भी मटेरियल को, और वो किसी भी स्टेज पर है और उसमें टोटल एनर्जी की वैल्यू किसी भी तरीके से अगर ये हमारी यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट के वक्त जो यील्ड पॉइंट आता है, ठीक है, यील्ड पॉइंट आता है, उस यील्ड पॉइंट पर
जो एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है, यील्ड पॉइंट पे जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमारे सिस्टम की एनर्जी, ठीक है, यू मैक्सिमम की वैल्यू जो हमारे वर्किंग जो लोडिंग स्ट्रक्चर है उसके उसके अंदर आने वाली वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू अगर वो यील्ड पॉइंट पे आने शो होने वाली एनर्जी की वैल्यू से अगर बराबर हो जाए या उससे एक्सीड कर जाए तो हमारा फेलियर या यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी स्टेटमेंट जस्ट इतना हमें जो है ना वो बता रही है कि यील्डिंग अकर्स व्हेन मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी जो कि मटेरियल के अंदर जनरेट होगी, ठीक है, हमारे पास लोडिंग स्ट्रक्चर जो वो जैसा कि इस एनिमेशन के स्टार्ट में भी एक लोडिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो उसकी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी वो एरिया अंडर द कर्व जहाँ पे भी है वो मतलब जिस भी स्टेज पर है इस जब वो बराबर हो जाती है डिस्टॉर्शन एनर्जी एट यील्ड पॉइंट के वक्त जो होती है उसके बराबर हो जाए इन अ यूनी एक्सल टेंसाइल टेस्ट में जब यील्डिंग के वक्त डिस्टॉर्शन एनर्जी होती है, ठीक है, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी जब यील्डिंग के वक्त और डिस्टॉर्शन एनर्जी जब हमारी वर्क पीस की वो बराबर हो जाती है तो हमारी यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये डिस्टॉर्शन एनर्जी की एक इक्वेशन है जो कि टेक्स्ट बुक में मौजूद है, हम इसकी डेरिवेशन पे भी नहीं जाते, लेकिन हम इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि हमारे पास जब भी प्रिंसिपल स्ट्रेसिस यील्ड पॉइंट के वक्त होती हैं, ठीक है, कोई भी यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आती हैं वो तो सबसे ज़्यादा वाली स्ट्रेस को सिग्मा 1 बोलते हैं क्योंकि यूनी एक्सियल है तो बाकी दो की वैल्यू वो ज़ीरो होंगी जैसा कि अभी पीछे हमने बात भी की। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू वो सिग्मा वाई होती है, ठीक है, यील्डिंग के वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस वक्त मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा वाई को अप्रोच कर जाएगी और बाकी दोनों स्ट्रेसेस की वैल्यू यूनी एक्सियल स्ट्रेस होने की वजह से बाकी कंपोनेंट ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो हम अपनी ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टॉर्शन एनर्जी यील्डिंग के वक्त जो होती है ना उसमें ये उसकी कंडीशन में हम पुट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्टॉर्शन एनर्जी यील्डिंग के वक्त जो है ये इसकी वैल्यू अगर कंप्यूट करें तो इसमें हम सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो है इसको 0 पुट कर देंगे और सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा वाई पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई ये ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह सिग्मा ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर जो समराइज हुआ उसको यहाँ पे लिख दिया, फर्दर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हों वो आपस में कट जाएंगी, ठीक है, और सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब ये देखें जिस तरह हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है उसको या ट्रेस्का थ्योरी उसको हमने थोड़ा सा समराइज करके तो कंपैरिजन स्टैंडर्ड जो है हम सिग्मा वाई ले आए थे जो कि हम शुरू से करते आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के स्टार्ट से हम हमेशा सिग्मा वाई के साथ चीज़ों को कंपेयर करते रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी सिग्मा वाई के साथ कंपेयर करने के लिए बजाय कि एनर्जी में डील करें जो कि निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए या आम इंजीनियर्स के लिए, तो हम इसकी फॉर्म में ले आएँ और डिस्टॉर्शन एनर्जी जो मटीरियल के अंदर आती है वो भी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना आसान होता है, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता होती हैं। तो हमने डिस्टॉर्शन एनर्जी को वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की फॉर्म में लिख लिया, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, बस इसी फॉर्म में लिख लिया। यानी कि अगर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता है वी कैन फाइंड डिस्टॉर्शन एनर्जी इन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लोडेड मेंबर जो हमारा अपना है, ठीक है, उसको हमने कंपेयर कर लिया अगर यील्ड स्ट्रेंथ के साथ, तो अगर वो वैल्यू ये वाली वैल्यू अंडर रूट में जो वैल्यू है ये उसके बराबर या उससे एक्सीड कर जाएगी तो हमारी यील्डिंग अकर हो जाएगी, ये यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फेलियर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे कम कम है तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हो या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी हो, ऑब्वियसली हम इसमें बात ये करते हैं कि अगर हमारी कंपैरिजन फैक्टर जो है ना वो सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेंथ रखा जाए, ठीक है, सब में, ठीक है, वो यही रखा जाए और जिसको कंपेयर करना है वो वैल्यूज़ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की फॉर्म में हो, जैसा कि इस लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने बात की कि जितनी भी थीरीज़ हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेस की फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं और कंपैरिजन हमेशा या सिग्मा वाई होता है या सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है।
होती है, ठीक है, या यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, उसके साथ ही हम कंपेयर करते हैं। तो ये वॉन माइसिस थ्योरी भी हमने काफ़ी हद तक इसको समराइज़ कर लिया। और ये भी देखें, इसमें भी हमें वो हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो इनको एक्विवेलेंट वॉन माइसिस स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, एक्विवेलेंट होते हैं। अब ये देखो, इसमें तीनों डायमेंशंस क्यूबिकल यानी कि तीनों साइड्स की प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इसी वजह से इनको एक्विवेलेंट स्ट्रेस का नाम भी दिया जाता है। और जब भी कोई भी स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है उसमें एक्विवेलेंट स्ट्रेसेस या वॉन माइसिस स्ट्रेसेस की इंतहाई वो ज़्यादा जो है ना इसकी इम्पोर्टेंस होती है कि अगर ये स्ट्रेसेस हमारी यील्ड पॉइंट से ज़्यादा हो जाएं या उसके बराबर चली जाएं तो वेरी डेंजरस सिचुएशन। और प्रैक्टिकली वॉन माइसिस थ्योरी या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेबल है और रियलिटी के काफ़ी करीब है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो हमने पहले बात की थी। ये जितने भी हम स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं उसमें वॉन माइसिस स्ट्रेसेस की कंप्यूटेशन वो लाजमी देखी जाती हैं, ख़ासकर नॉचेस वगैरह में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा राइज होती हैं, तो वहाँ पर ये क्रिटिकल होता है फाइंड आउट करना वॉन माइसिस स्ट्रेसेस को और कंपेयर करना उसके साथ। तो अब हम ये बेसिक कुछ तीन थ्योरीज़ की हैं। अब हम यील्डिंग सरफेस पे बात करते हैं कि यील्डिंग सरफेस बेसिकली वो कैसे चीज़ों की यानी कि यील्डिंग कैसे होती है या उसमें स्ट्रेन्स कैसे आती हैं, ठीक है। फेलियर के यानी कि रिप्रेजेंटेशन है। तो फॉर एग्जांपल हम प्लेन स्ट्रेस केस को ज्यूम करते हैं। प्लेन स्ट्रेस केस में ऑब्वियसली सिग्मा 1 मैक्सिमम, सिग्मा 3 मिनिमम और सिग्मा 2 दरमियान में। तो अगर प्लेन स्ट्रेस केस है तो ऑब्वियसली दो स्ट्रेसेस होंगी और तीसरी का कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है। ये जैसा कि अभी हमने बात की, सिग्मा ए और सिग्मा बी दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी, तीसरी स्ट्रेस जो है वो 0 होगा। प्लेन स्ट्रेस केस की ये कंडीशन है। ओके, फॉर एग्जांपल अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो प्लेन स्ट्रेस केस में हैं वो सिग्मा ए और सिग्मा बी, अगर हम उनको ड्रॉ करें, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को, और हम अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को बात करें तो हमें पता है कि चाहे ये वाली स्ट्रेस हो प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस सेकंड हो प्लेन स्ट्रेस में, यानी कि मैक्सिमम वाली स्ट्रेस हो या मिनिमम वाली स्ट्रेस हो, ये जब भी यील्ड पॉइंट को क्रॉस करेगी तो हमारे लिए फेलियर है। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे लिए फेलियर ये कहलाएगा। तो रैंकिन थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये बेसिकली यही कहती है कि जैसे सिग्मा वाई से ज़्यादा होगा, चाहे ये वाली स्ट्रेस ये येलो लाइन से बाहर आ जाए या सिग्मा बी ये येलो लाइन से ज़्यादा हो, पॉजिटिव में भी, टेंसाइल में भी और कंप्रेसिव में भी, तो हमारे पास रैंकिन थ्योरी का ये येलो एक बॉक्स सा बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाउंड्री पे जाके हमारे पास यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रेस्का थ्योरी की अगर हम बात करें तो ट्रेस्का थ्योरी क्योंकि इसमें हमारे पास सॉरी तो ट्रेस्का थ्योरी में हमने बात की थी कि डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल जब हमारा यील्ड स्ट्रेंथ से क्रॉस करेगा, ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा वाई, ये इक्वेशन थी। तो इसको हमने फर्दर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम इसका 3D मोहर सर्कल बनाते हैं जिसमें सिग्मा ए की वैल्यू है, सिग्मा बी की भी वैल्यू है, कोई पॉजिटिव में है, और सिग्मा सी की वैल्यू 0, अभी हमने लास्ट पे भी बात की, प्लेन स्ट्रेस केस है, उसमें 3D मोहर सर्कल अगर हमने बनाया है, ठीक है, तो सिग्मा ए और सिग्मा बी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और सिग्मा ए और सिग्मा बी अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव और सिग्मा बी भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिग्मा ए और सिग्मा बी ये हमारे पास पॉजिटिव आते हैं। तो ट्रेस्का थ्योरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें ये वाली इक्वेशन, तो सिग्मा 1 यहाँ पर हमारे पास सिग्मा ए है और सिग्मा 3 ये मिनिमम स्ट्रेस होती है जो कि सिग्मा सी है, ठीक है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा सी जो कि 0 है, सिग्मा ए माइनस सिग्मा 1 जो है ना सिग्मा ए और सिग्मा 3 0,
तो सिग्मा ए माइनस 0 इज इक्वल टू सिग्मा वाई। तो हमारे पास ये वाली लाइन सिग्मा वाई वाली लाइन आ जाएगी, यानी कि सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाली ग्रीन लाइन, ये वर्टिकल ग्रीन लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास वो कंडीशन ऐसी है कि सिग्मा ए की बजाय फॉर एग्जांपल सिग्मा बी की वैल्यू ज़्यादा है, या ये वाला मोहर सर्कल की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिग्मा बी की वैल्यू ज़्यादा सिग्मा ए की नहीं है, तो यहाँ पर ये देखें सिग्मा बी की वैल्यू माइनस, मतलब ये सिग्मा 1 जो है सिग्मा बी हो जाएगा, और सिग्मा 3 जो है वो 0 हो जाएगा। तो सिग्मा बी माइनस 0 इज इक्वल टू सिग्मा वाई, यानी कि सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा वाई। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड लाइन ये ग्रीन ये वाली लग जाएगी। ये इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी अगर सिग्मा बी की वैल्यू ज़्यादा कंसीडर करें। ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी अगर सिग्मा ए की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी कि दो केसेस, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। थर्ड सिग्मा 3 वो तो 0 मिनिमम है ही है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे हमने बात की फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो हम ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं जिसमें इसकी बात करते हैं, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम यही रिजल्ट हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट जो अपनी वैल्यूज़ है ना वो माइनस में कर लेनी है, तो हमारी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि सिग्मा ए की वैल्यू भी माइनस और सिग्मा बी की वैल्यू भी माइनस, ठीक है। यानी कि ये मोहर सर्कल हमारे वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड पे बनेंगे, तो ये यहाँ पर हमें आ जाएगा, हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल सॉरी यही वाली मोहर सर्कल को बस लेफ्ट पे बनाएंगे तो ये यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। अभी ये है कि हम ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सिग्मा ए की वैल्यू तो 0 है, सॉरी सिग्मा ए की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन सिग्मा बी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। सिग्मा बी की वैल्यू नेगेटिव में होने की वजह से अब ये देखें यहाँ पर हमें सिग्मा बी की वैल्यू वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड पे यानी कि नेगेटिव में मिल रही है, और सिग्मा ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में मिल रही है, और थर्ड वैल्यू जो है सिग्मा सी, ठीक है, वो 0 ही है, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली प्लेन स्ट्रेस केस की हमने बात की, तो सिग्मा सी हमेशा 0 रहेगा। तो लेकिन सिग्मा बी की वैल्यू लेफ्ट पर आ गई, तो सिग्मा बी की वैल्यू अगर लेफ्ट पर है, तो अगर हम इसको साइमल्टेनियसली इसमें इक्वेशन में अगर डालें, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम सिग्मा ए की वैल्यू और मिनिमम अब सिग्मा बी हो गई है, तो माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा वाई। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो स्लोप की इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ ड्रा हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन इस तरह स्लोप में ड्रा हो जाएगी सिग्मा वाई तक, ठीक है। माइनस सिग्मा वाई से प्लस सिग्मा वाई तक ये इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास ये ड्रा हो जाएगी। इसी तरह सेम ये वाले रिजल्ट को भी हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक एनवेलप सा बन जाएगा, ठीक है, जो कि ट्रेस्का थ्योरी से हमने बनाया है, ठीक है। अब ये ट्रेस्का थ्योरी के एनवेलप और नीचे वाले रैंकिन साइकिल की स्क्वायर को अगर कंपैरिजन करें, तो रैंकिन जो थ्योरी है वो बेसिकली इस रेड रीजन में भी चीज़ों को सेफ बता रही है, जबकि ट्रेस्का थ्योरी के तहत ग्रीन लाइन से जो भी चीज़ बाहर होगी या ग्रीन लाइन बाउंड्री पे आ जाएगी वो चीज़ बड़ी डेंजरस है, वो फेलियर में चली जाएगी, ठीक है। तो रैंकिन थ्योरी इसी वजह से बेसिकली ये बता रही है, क्योंकि सेफ बता रही है, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस को डील नहीं कर रही होती, साथ ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बेस पर होती है। तो लेकिन ट्रेस्का थ्योरी इसको इस सारे रीजन को फेल बता रही है। अब हम वॉन मिसेस थ्योरी पर आ जाते हैं, ठीक है। वॉन मिसेस थ्योरी की इक्वेशन ये वाली है, और ये प्योरली एलिप्स की इक्वेशन है। सिंपली ये इसको सिमराइज करें तो ये सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास। तो ये हम डायरेक्टली ज़्यादा मैथमेटिकल डेरिवेशंस में हम जाने की बजाय जस्ट इसको अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये पिंक एलिप्स हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस पिंक एलिप्स को अगर हम देखें तो ये एलिप्स का रीजन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का रीजन और हमारा ट्रेस्का का एनवेलप जो है उसमें आपस में ये देखें ये बहुत सारी डिफरेंस है। ख़ासकर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है वो तो एक्स्ट्रा कुछ रीजन को भी सेफ बता रही है, जो कि ट्रेस्का थ्योरी उसको अनसेफ बताता है। और यहाँ पर ये वाला रीजन जो है यहाँ पर भी
ट्रेस्का इसको अनसेफ बता रहा है, लेकिन वॉन मिसेस थ्योरी जो है वो बेसिकली इसको थोड़ा सा सेफ बता देती है कि यहाँ पे भी बचत हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह इन एरियाज जहाँ पे डॉट लगे हैं यहाँ पे भी वॉन मिसेस थ्योरी में अक्सर जो है ना चीज़ें सेफ भी मानी जाती हैं। और ये रिजल्ट्स जो हैं ये प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक टेस्टेड भी हैं कि वॉन मिसेस थ्योरी के रिजल्ट्स, यानी कि इस जो हमारी ये है एलिप्स है पिंक कलर का, ये एलिप्स ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के साथ मैच करता है। तो इसी वजह से वॉन मिसेस स्ट्रेसेस को आमतौर पे स्ट्रेस एनालिसिस में वो मेजरली उन्हीं को कंप्यूट करके तो हम अपनी यील्ड स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन करते हैं और फेलियर को चेक करते हैं। तो वॉन मिसेस थ्योरी इज मोर एप्लीकेबल दैन ट्रेस्का थ्योरी, एंड रैंकिन थ्योरी is not suitable for ductile material. Yes, we can say क्योंकि ductile materials क्योंकि brittle materials में नॉर्मल स्ट्रेस में फेल होना होता है, इस वजह से ये रैंकिन थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए तो काम कर सकती है लेकिन डक्टाइल मटेरियल्स के लिए काम नहीं कर सकती जिन्होंने मेजरली शियर स्ट्रेस में फेल होना होता है। तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए वॉन मिसेस थ्योरी इज़ बेस्ट सूटेबल, जो हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। सो ये एक अनसेफ रीजन है, ये अनसेफ रीजन था। और इसी तरह फर्दर अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं हम अपने ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, तो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए हमें पता है कि ब्रिटल मटेरियल्स क्योंकि वो फेलियर होना होता है फ्रैक्चर के ऊपर, तो फ्रैक्चर के ऊपर फेल होता है तो आम तौर पे ये जब इनको टेंसाइल में रखा जाता है, क्योंकि टेंसाइल में ये बहुत वीक होते हैं, जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं ब्रिटल मटेरियल्स जितने भी होते हैं, लेकिन ये कंप्रेसिव में बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट इज़ 35 टाइम्स ऑलमोस्ट 30 to 35 टाइम्स हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ देन टेंशन, ठीक है। कंप्रेशन की उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, कंप्रेसिबल यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू वो ऑलमोस्ट 30 to 35 टाइम्स भी ज़्यादा होती है अक्सर, ठीक है, तो टेंशन की बनस्बत। तो ये ब्रिटल मटेरियल्स टेंसाइल में बड़ी जल्दी ब्रेक कर जाते हैं, लेकिन कंप्रेसिव में इनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम इसके लिए आमतौर पे थ्योरी एक यूज़ होती है कुलम-मोर थ्योरी, ठीक है। कुलम-मोर थ्योरी में अगर हम ये देखें कि तो अब ये देखें हम इसका प्रिंसिपल अगर इसके मोहर सर्कल ड्रा करें तो टेंसाइल के लिए एक ये छोटा सा मोहर सर्कल बनेगा जिसकी प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू जो है ना राइट साइड पे टेंसाइल में वो थोड़ी होगी, लेकिन कंप्रेसिव में उसकी काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, वो मोहर सर्कल काफ़ी बड़ा बनेगा। तो इसकी जो इन दोनों सर्कल को अगर टेंजेंट लाइन से मिलाया जाए तो हमारे पास ये एक रीजन बनता है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो कुलम मोहर में ये जब हमारा मटेरियल इस ग्रीन लाइन में आ जाता है, ये जो इसमें मोहर सर्कल हमारे पास बन रहा है ना, जो भी मोहर सर्कल ब्रिटल मटेरियल्स का बनता है, ठीक है, उनको जब ऐसे आपस में मिलाया जाता है टेंजेंट लाइन में, जो कि पहले वाले दो सर्कल से मिलके बना था, ठीक है, तो इससे ये जो टेंजेंट लाइन, ये जो रीजन है ग्रीन वाला, इसमें जहाँ पे भी मटेरियल आएगा तो इसको हम बेसिकली इसका फेलियर कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये कूलम मोहर सर्कल की ये बेसिकली स्टेटमेंट है। और ये जो कूलम मोहर सर्कल है ये बेसिकली थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की, ट्रेस्का थ्योरी की। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा ब्रिटल मटेरियल कोई ले लेते हैं जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के दोनों के सर्कल्स बराबर अगर बनेंगे तो वो शेप कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। ये मतलब ये बराबर दोनों की शेप होगी, और जो हमारी ग्रीन लाइंस फेलियर लाइंस होंगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। तो आपको याद होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में भी हमारे पास जो फेलियर की लाइंस होती हैं वो ऊपर और नीचे होती हैं शियर स्ट्रेस की, टेंसाइल में और कंप्रेसिव में वो भी इसी तरह की होती हैं। तो कूलम मोहर सर्कल इज़ नथिंग स्पेशल दैन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जस्ट एक स्पेशल केस है, मॉडिफाइड केस है इसका, ठीक है। और फर्दर इसको अगर हम वो सरफेस यील्ड सरफेस पे ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह कूलम मोहर सर्कल ड्रा होता है।
ठीक है। तो लेकिन जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के साथ ये इतना मैच नहीं करता, इसके रिजल्ट्स यहाँ पे भी कुछ सेफ देखने को मिलते हैं। तो मॉडिफाइड मोहर सर्कल को भी बीच में फिर रिप्रेजेंट किया गया, जो येलो लाइन है ये मॉडिफाइड मोहर सर्कल, मॉडिफाइड मोहर सर्कल जो है ये उसकी है, ठीक है। तो ये जो मॉडिफाइड कुलम मोहर थ्योरी है, ठीक है, ये वाली काफ़ी ज़रा प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करती है, इस वजह से ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो थोड़ा सा इसकी इम्प्लीमेंटेशन रूटीन लाइफ के ऊपर उसको रिलेट करते हैं कि किस तरह इन थीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी चीज़ की सेफ्टी को चेक कर सकते हैं। And for better understanding how theories of failure help in designing a safe loading machine component, we are sharing link of some problems in description below. Obviously problems will help understanding how we can check or decide factor of safety in designing using different theories. You are also requested to share with your engineering friends. Also must like and subscribe to this video on mechanical engineering design.